जंगल में एक गोरी कौवी रहती थी। वो कौवी बहुत गरीब थी। एक दिन वो नदी से पानी भरने जा रही थी। गोरी के पास एक मटका था जिसमें पानी भरकर वो घर लाती थी। गोरी कौवी ने उस मटके को नीचे रखा और पानी भरने लगी। तभी उसने देखा कि उस मटके में एक सांप बैठा है। मैं ये सांप अपने घर ले जाऊंगी और इसे खुद को काटने दूंगी। मैं इतनी गरीब और अकेली हूँ कि मैं जीना भी नहीं चाहती। गोरी कौवी वो मटका लेकर घर पहुंची। जैसे ही उसने मटके को नीचे रखा तो वो मटका एक सोने के हार में बदल गया, जिसे देखकर कौवी बहुत हैरान हुई क्योंकि वहाँ सांप की जगह एक कीमती हार पड़ा हुआ था। वो कौवी सोने का हार लिए जल्दी से कबूतर महाराज के पास गई और कबूतर महाराज ने वो सोने का हार तुरंत खरीद लिया और अपनी रानी को देने के लिए, क्योंकि वो हमेशा दुखी रहती। उनकी कोई भी औलाद नहीं थी। रानी वो हार देखकर बहुत खुश हुई। महारानी ने वो हार अपने एक बक्से में रख दिया। थोड़ी देर बाद रानी ने दोबारा वो हार देखना चाहा, मगर जब उसने बक्सा खोला तो वो देखकर हैरान होगी क्योंकि वहाँ सोने का हार नहीं बल्कि चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा था जो खेल रहा था और वो रानी को देखते ही खुश हो गया। ओह, ये कितना प्यारा है। मैं हमेशा से एक बेटा चाहती थी। ये बच्चा मेरे लिए किसी भी गहने से ज्यादा कीमती है। बहुत साल बीत गए। अब वो बच्चा एक बहुत खूबसूरत राजकुमार बन गया था जिसकी अक्लमंदी की तारीफ जंगल के सभी पक्षी करते थे। फिर राजा और रानी ने शहजादे की शादी के लिए एक चिड़िया को ढूंढना शुरू कर दिया। पास के राजा की बेटी रानो चिड़िया से शहजादे की शादी हो गई। गोरी कौवी को राजकुमार की हिफाजत करने के लिए रखा गया था। फिर एक दिन गोरी कौवी ने जंगल के सभी पक्षियों को बताया कि कैसे राजकुमार का जन्म हुआ था। ये अफवाह फैलने लगी और एक दिन रानो चिड़िया के कानों में भी पहुंच गई। राजकुमारी चिड़िया को भी ये बात जानने की बहुत इच्छा थी, इसलिए राजकुमारी ने राजकुमार से पूछना शुरू कर दिया। राजकुमार बहुत प्यार से बात करता, मगर राजकुमारी उससे बात नहीं करती। राजकुमार, मुझे अपने जन्म का राज बताइए। मगर ये सुनकर राजकुमार उदास हो जाता है। देखो राजकुमारी, अगर मैंने तुम्हें ये राज बता दिया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। आखिरकार राजकुमार अपनी राजकुमारी से ये बात छुपा न सका। राजकुमारी चिड़िया, आज रात मैं आपको एक राज बताऊंगा, मगर वो सच्चाई जानकर आपको हमेशा पछतावा होगा। जिसे सुनकर चिड़िया बहुत खुश थी। रात को वो दोनों नदी पर गए। वो दोनों नदी पर रुके। क्या तुम अब भी चाहती हो कि मैं तुम्हें वो राज की बात बताऊं? हाँ राजकुमार, मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि अब मैं एक राजा का बेटा हूँ, लेकिन मुझे एक सांप से शहजादा बनाया गया था। जैसे ही राजकुमार ने चिड़िया को ये बात बताई तो वो एक सांप में बदल गया और वो राजकुमार सीधा नदी के अंदर चला गया। राजकुमारी चिड़िया ने अपने पति को आवाज लगाई, मगर वो राजकुमार वापस नहीं लौटा। अगली सुबह जब कबूतर राजा और रानी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि चिड़िया रो रही है। राजकुमारी चिड़िया ने सारी बात बताई, जिसके बाद रानो चिड़िया ने वहीं नदी के किनारे अपना एक घर बनवा लिया। इस तरह वो रोज अपने राजकुमार को देखती रहती और रोती रहती। ऐसे ही काफी समय गुजर गया, मगर वो चिड़िया अपने राजकुमार के इंतजार में रही। आधी रात को चिड़िया ने देखा कि वो सांप उसके पास आ रहा है। कौन हो तुम और तुम क्या चाहते हो? मैं राजकुमार हूँ, तुम्हारा पति। मुझे तुम्हारी याद आई और मैं तुमसे मिलने आ गया। चिड़िया रोने लगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर मैंने तुम्हें जवाब दिया तो तुम जिंदगी भर पछताती रहोगी। हाँ राजकुमार जी, मैं इस बात के लिए जिंदगी भर पछताई और जिंदगी भर ये गम सहा है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे आप वापस आ जाएं? हाँ, एक उपाय है। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम्हें दूसरे जंगल में पहाड़ों के पास एक पेड़ मिलेगा जिस पर जादुई फल है। अगर तुम वो जादुई फल ले आओ तो मैं फिर से ठीक हो सकता हूँ। मगर हाँ, उस जादुई फल की रक्षा वो जादुई चीलें करती हैं। जो भी वहाँ जाता है कभी जिंदा लौटकर नहीं आता।
राजकुमार जी, मैं आपको ठीक कर दूंगी। मैंने पहले ही बहुत बड़ी गलती की है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। फिर रानो चिड़िया रात को ही दूसरे जंगल की ओर जाती है। वो सारी रात में उड़ती रहती है और दूसरे जंगल पहुंच जाती है, जहां रात के अंधेरे में चिड़िया को एक आवाज सुनाई देती है। कोई मेरी मदद करे, ये पेड़ मुझ पर गिर गया है, कोई मेरी मदद करे। चिड़िया जल्दी से वहां जाती है। वहां एक बुलबुल पेड़ की डाल के नीचे दबी हुई थी। रानो चिड़िया बुलबुल को देखते ही उसकी मदद करती है और वो बहुत मुश्किल से उस पेड़ की डाल को हटा देती है। शुक्र है आपका, आप बहुत अच्छी हो जो इस रात के समय आपने मेरी मदद की। देखिए बुलबुल बहन, आपकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी थी। आप तो राजकुमारी लग रही हैं, इस जंगल में क्या कर रही हैं? फिर रानो चिड़िया बुलबुल को सारी बात बताती है। राजकुमारी, उस ओर बहुत खतरा है, वो जादुई चीले हैं। हाँ बहन, मुझे पता है, मगर मैं अपने पति को बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ। राजकुमारी, आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, बस एक ही उपाय है वहाँ तक जाने का। बुलबुल, मुझे बताओ, मैं अपने पति को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उस अंधेरी गुफा में आगे बढ़ते ही आपको एक ना बुझने वाली मशाल दिखाई देगी। अगर आप उस जादुई आग को अपने साथ लेकर जाएं, तो वो जादुई चीलें आग को देखकर जल जाएंगी। मगर उस गुफा की रक्षा एक तोता करता है। मगर बुलबुल, क्या वो तोता मुझे गुफा में जाने देगा? चिड़िया, वो नहीं जाने देगा। राजकुमारी, नदी के उस पार आपको एक पेड़ मिलेगा जिस पर जादुई अमरूद लगते हैं। अगर आप वो अमरूद लेकर जाएं और वो तोते को खिला दें, तो वो रात के लिए सो जाएगा। तोते के सोते ही आप उस गुफा के अंदर चले जाना। शुक्रिया बुलबुल, आपने मेरी मदद की। अब मैं चलती हूँ। फिर रानो चिड़िया वहाँ से जाती है। सामने एक पेड़ था जहाँ अमरूद लगे हुए थे। ठहरो चिड़िया, तुम मेरे अमरूद नहीं तोड़ सकती। अगर तुम्हें मेरे पेड़ से फल चाहिए तो मुझे नदी से लाकर पानी देना होगा। रानो चिड़िया वहाँ से नदी की ओर जाती है और पानी भरकर लाती है। वो पेड़ के जड़ों में पानी देती है, तभी ऊपर से अमरूद गिरता है, जिसे उठाकर रानो चिड़िया गुफा के पास जाती है। तुम कौन हो चिड़िया, और यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। मिठू भाई, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, मेरे पास कुछ फल थे, सोचा आपको भी दे दूं। क्या कोई मीठा फल है आपके पास? हाँ, ये मीठा फल है अमरूद। अमरूद तो मुझे बहुत पसंद है। फिर मिठू तोता वो अमरूद खा लेता है। अमरूद खाते ही वो सो जाता है। रानो चिड़िया मिठू तोते के सोते उस गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा में बहुत अंधेरा था। वो आगे बढ़ती रहती है। तभी वहाँ उसे एक मशाल नजर आती है जो जल रही थी। राजकुमारी वो मशाल उठाती है और पहाड़ों की ओर बढ़ जाती है। पहाड़ों पर उन्हें वो चीलें दिखाई देती हैं जो एक पेड़ की रक्षा कर रही थी। जैसे ही रानो चिड़िया उस मशाल को आगे करती है तो वो जादुई चीलें जल जाती हैं। रानो चिड़िया पेड़ से एक फल तोड़ती है और वापस अपने जंगल की ओर बढ़ती है। वो वापस नदी के किनारे आती है। उस जादुई फल को वो नदी के पास रख देती है। तभी वो सांप नदी से बाहर आता है और वो फल खा लेता है। फल खाते ही सांप फिर से राजकुमार बन जाता है, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती। मैं और कालू जी कितना संघर्ष कर रहे हैं, मगर अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला। कालू जी भी अब मुझसे नफरत करने लगे हैं। न जाने मुझे कब संतान होगी। इस जंगल में सभी पक्षियों की अपनी अपनी संतान है, बस मैं ही एक बदनसीब हूँ जिसे कई सालों से संतान का सुख नहीं मिला। गौरी कवि अपने दुखों को याद कर कर रोई जा रही थी। तभी गौरी कवि को झाड़ियों के पास एक छोटा चील का बच्चा जख्मी दिखाई देता है। गौरी कवि तुरंत वहाँ जाती है। मम्मा, मम्मा, मेरे पंख, मेरा पंख। अरे, ये तो चील का बच्चा है, मगर इसके पंख पर बहुत चोट लगी हुई है। क्या हुआ बेटा, तुम्हारे ये चोट कैसे लग गई? आंटी, मैं अपने घर जा रहा था, मगर रात को रास्ता भूल गया और एक पेड़ से टकराकर मैं इन झाड़ियों में फंस गया और मेरे पंख पर चोट लग गई। अब मैं उड़ नहीं पा रहा।
मुझे बहुत दर्द हो रहा है। गौरी कवि चील के बच्चे को लेकर अपने घर चली जाती है। अरे आ गई मनहूस कहीं की। ये क्या, ये चील के बच्चे को क्यों साथ लाई है? कालू जी, ये बच्चा बहुत जख्मी था, उड़ नहीं पा रहा था, बस इसीलिए मैं इसे अपने घर ले आई। बेटा, मैं तुम्हारे पंखों पर पट्टी लगा देती हूँ। फिर गौरी कवि छोटे बच्चे को पट्टी कर देती है। खुद की संतान तो पैदा नहीं कर सकती और दूसरों की संतान की रक्षा कर रही है, मनहूस कहीं की। पता नहीं कहाँ से मेरे जीवन में आ गई। रोज की तरह गौरी कवि को खरी खोटी सुनाकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गौरी कवि एक माँ की तरह उस घायल बच्चे की रक्षा करती है और कालू कौवा एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है। तभी कालू कवि के पास मिठू तोता आता है। क्या हुआ कालू, बड़े उदास लग रहे हो? क्या गौरी छोड़कर तो नहीं भाग गई? क्या बताऊं मिट्ठू, मेरी और गौरी की शादी को 10 साल हो गए हैं, मगर न जाने कब हमें संतान होगी और कब मैं पिता बनूंगा। कालू कवि, एक काम करो कि तुम गौरी कवि को छोड़ दो और किसी कवि से शादी कर लो। मुझे तो लगता है गौरी कवि बांझ है और वो कभी भी संतान पैदा नहीं कर सकती। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। बात तो ठीक करके गया है मिठू, लगता है गौरी सच में बांझ है। अब तो गौरी कवि को अपने घर और अपनी जिंदगी से निकालकर हमेशा हमेशा के लिए बाहर फेंकना होगा। मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। मैं उड़ते उड़ते इस जंगल में खो गया था और रात के अंधेरे में मैं बहुत डर गया था, इसलिए न जाने कब मैं उन झाड़ियों में फंस गया। बेटा, तुम्हें ऐसे बाहर नहीं निकलना चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी माँ पर क्या गुजरती। बेटे, तुम यही रहो, जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ आऊंगी। फिर गौरी कवि 3 दिन तक चील के बच्चे की सेवा करती रही। एक दिन गौरी कवि चील के बच्चे को पहाड़ों पर छोड़कर वापस चली आती है। जैसे ही वो अपने घर आती है तो दरवाजे पर कालू कौवा खड़ा था। अरे मनहूस कहीं की, कहाँ चली आ रही है? रुक वहीं पर, अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रहने दूंगा, बांझ कहीं की। ना तो मुझे खुशियाँ दे रही है और ना सुकून से जीने दे रही है। चल निकल निकल यहाँ से, और आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे घर में मत आना। नहीं कालू जी, मुझे अपने जीवन से मत निकालिए, मैं आपके सामने पंख जोड़ती हूँ। गौरी कवि मिन्नतें करती रही, मगर कालू कौवे ने गौरी कवि की एक ना सुनी और उसे वहाँ से निकाल दिया। गौरी कवि रोते रोते उस जंगल को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे कालू ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। तभी वहाँ रानू चिड़िया आती है। क्या हुआ कवि बहन, आप ऐसे क्यों रो रही हो? फिर गौरी कवि रानू चिड़िया को सारी बात बताती है। गौरी बहन, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आपको सारी खुशियाँ मिल जाएं और आपके पति आपके साथ खुशी खुशी जीवन गुजारें। उस जंगल के सभी पक्षी अब गौरी कवि के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन गौरी कवि बैठी हुई थी कि उसके पेट में दर्द होता है। गौरी बहन, क्या हुआ? पता नहीं चिड़िया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चिड़िया, लगता है गौरी कवि खुशखबरी देने वाली है। क्या लूसी बहन, गौरी कवि माँ बनने वाली है? हाँ चिड़िया, जब मैं अंडा देने वाली थी तो मेरे पेट में भी ऐसे ही दर्द था। क्या सच में मैं माँ बनने वाली हूँ? हाँ गौरी बहन, आप सच में माँ बनने वाली हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो। मुझे ये खुशखबरी अपने कालू जी को बतानी होगी। ये सुनकर मेरे कालू जी खुशी से झूमने लगेंगे। गौरी कवि खुशी खुशी अपने जंगल की ओर जाने लगती है। वहाँ से जंगल बहुत दूर था। आधा रास्ता तय करने के बाद गौरी कवि थक जाती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। तभी वहाँ एक जालिम चील आ जाती है। अरे वाह, ये काली कवि तो बहुत मोटी है, आज तो इसे खाकर मजा ही आ जाएगा। अरे बाप रे, ये जालिम चील कहाँ से आ गई? अरे कवि, आज तेरा अंतिम समय आ गया है। 4 दिन से मैं भूखी हूँ, कोई शिकार नहीं मिला था, मगर आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। चील जी, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। नहीं कवि, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चील जी, मैं माँ बनने वाली हूँ और ये माँ बनने का सुख मुझे 10 सालों के बाद मिला है। ये खुशखबरी मैं अपने पति को देने जा रही थी।
मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे यहाँ से जाने दे। नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, तू मेरा आज शिकार बनेगी। ठीक है चील जी, शायद मेरे भाग्य में आज मरना ही लिखा है, लेकिन मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे। बता, क्या इच्छा है तेरी? मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे। यही पास में मेरा घर है, चल मैं तुझे चलकर वहाँ पानी पिलाती हूँ और फिर तुझे खा जाऊंगी। फिर गौरी कवि चील के साथ चली जाती है। उन दोनों को जाता हुआ एक जालिम बाज देख लेता है। अरे वाह, इस बूढ़ी चील के साथ काली काफी, आज तो इसका मैं शिकार बनाऊंगा। वो जालिम बाज उन दोनों के पीछे लग जाता है। चील जल्दी से अपनी गुफा में जाती है और गुफा का मुंह बंद कर देती है। वो जालिम बाज गुफा के आगे आकर खड़ा हो जाता है। तभी चील गुफा में देखती है, वहाँ कोई नहीं था। मेरा बेटा कहाँ है? वो खिड़की में से देखती है तो बाहर उसका बेटा बाज के आगे खड़ा था। तभी गौरी कवि गुफा से बाहर आती है और उस चील के बच्चे के साथ खड़ी हो जाती है। जालिम बाज, तुम चाहो तो मुझे खा सकते हो, मगर इस बच्चे को जाने दो। तभी वो बाज बच्चे को छोड़ देता है। फिर चील का बच्चा गुफा में आता है। मेरा बच्चा। माँ, आप उस कवि को बचा लीजिए, ये वही कवि है जिसने उस दिन मेरी जान बचाई थी। अपने बेटे की बात है। तभी वो बाज डर कर वहाँ से भाग जाता है। कवि, मुझे माफ कर दो, तुमने मेरे बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। मेरे बेटे ने मुझे बताया कि तुमने उसकी पहले भी जान बचाई थी। मुझे माफ कर दो, अब मैं खुद तुम्हें तुम्हारे पति के पास छोड़ कर आऊंगी। फिर चील गौरी कवि को उसके पति कालू कवि के पास छोड़कर आती है। चाचा चील, गौरी, क्या तुम मुझे मारने के लिए चील को अपने साथ लाई हो? नहीं कवि, मैं तुझे मारने नहीं आई, बल्कि तेरी पत्नी को छोड़ने आई हूँ। उस दिन इसने मेरे बच्चे की जान बचाई और आज मैंने इसकी जान बख्श दी। फिर चील वहाँ से चली जाती है। कालू जी, मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पिता। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता। मिठू, अब हमारे केलों की खेती तैयार हो गई है। कुछ ही दिनों में हम इसे मंडी में बेच देंगे। चिड़िया चिड़िया, इन दिनों केलों का ख्याल रखना होगा। सुना है जंगल में कुछ पक्षी केले चोरी कर रहे हैं। सारा दिन अपने केलों को पानी देने के बाद मिठू तोता और रानू चिड़िया अपने अपने घर को चले जाते हैं। रानू और मिठू के जाने के बाद चोर पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। अरे वाह रे मेरी किस्मत, देखो कालू, मिठू और रानू के केले तो पक चुके हैं और मुझे तो पता ही नहीं चला। गौरी, तुम केले खाओ, केले के छिलके हम कबूतर के घर के बाहर फेंक देंगे। ऐसे केले खाएंगे हम और चोर बनेगा वो गंदी आँखों वाला कबूतर। फिर वो दोनों पति पत्नी चोर जी भरकर केले खाते हैं और कालू कौवा सारे छिलके उठा लेता है और कबूतर के घर के बाहर फेंक देते हैं। दूसरे दिन जब रानू चिड़िया और मिठू तोता अपने खेत में आते हैं तो पके हुए केले ना देखकर परेशान हो जाते हैं। मिठू भैया, हमारी पकी हुई तैयार फसल कोई चोर चुरा कर ले गया। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, जो भी होगा मैं उसे पकड़ूंगा। रानू चिड़िया और मिठू तोता दोनों कफों के पास जाते हैं। गौरी बहन, हमारे केलों की फसल से किसी चोर ने केले चुरा लिए हैं। क्या ये काम आप दोनों का तो नहीं है? चिड़िया, ना, हमने तो कई महीनों से चोरियां करना छोड़ दी हैं। तुम ऐसा करो, सभी पक्षियों के घर जाकर देखो, जिसने केले खाए होंगे छिलके भी उसी के घर के सामने पड़े होंगे। चिड़िया को कफे की बात पसंद आती है। फिर वो दोनों बुलबुल के घर जाते हैं, मगर वहाँ केले के छिलके नहीं थे। फिर वो दोनों कबूतर के घर जाते हैं। मिल गया, चोर मिल गया। कबूतर, तुमने ही हमारे केले खाए हैं। कबूतर भैया, अब आप भी कौवों की तरह चोरियां करने लग गए हैं। अगर केले खाने का ज्यादा ही मन कर रहा था तो मांग लेते, चोरी करने की क्या जरूरत थी। नहीं मिठू और चिड़िया, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने आपके खेत से केले नहीं चुराए। तो फिर ये केले के छिलके कहाँ से आए? आज के बाद अगर मुझे खेत में नजर आए तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। ये जरूर किसी की शरारत होगी। चिड़िया और मिठू तोता कबूतर से गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब मुझे खुद को सच्चा साबित करने के लिए असल चोर को पकड़ना होगा। अगर असल चोर ना पकड़ा गया तो चिड़िया
चिड़िया और मिट्ठू मुझे ही चोर समझेंगे। कालू जी, उस मिट्ठू और चिड़िया ने तो कबूतर को ही चोर बना दिया। हाँ गोरी, केले खाए हमने और चोर बना वो कबूतर। हाँ कालू, आज फिर से केले खाएंगे और चोर बनेगी वो मोटी बुलबुल। फिर वो दोनों अपने घर से निकलते हैं। रानू चिड़िया और मिट्ठू तोता पौधों को पानी देकर वहाँ से चले जाते हैं। रानू चिड़िया और मिट्ठू तोता फिर से घर चले जाते हैं, मगर आज कबूतर केलों के पेड़ के पीछे छुपकर बैठा हुआ था। उसे खुद को सच्चा जो साबित करना था। इधर मौका देखकर गोरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया के खेत में आ जाते हैं। 1 2 3 गोरी, काम शुरू करो। वो दोनों केले के पेड़ से पके हुए केले तोड़कर खाने लगते हैं। पीछे से कबूतर भी आ जाता है। जिसने खाए केले वही बनेगा चोर। तुम दोनों पकड़े गए हो। फिर चिड़िया और मिट्ठू भी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया और मिट्ठू, ये रहे तुम्हारे चोर। मैं चोर नहीं हूँ। कबूतर, हमने तो केले आज पहली बार खाए हैं। गौरी की बच्ची, केले खुद खाए और इल्जाम लगाया कबूतर पर। आज तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मारो इन्हें मारो, आज हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। ऐसे रानू चिड़िया और मिट्ठू कौवों के पीछे पीछे और कौवे आगे आगे भागते हैं। ऐसे केले चोर पकड़े जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। मौका देखकर गोरी कौवी बुलबुल का अंडा तोड़कर जल्दी जल्दी से पी रही थी। जब बुलबुल वहाँ आ जाती है। गंदी गोरी, अब मुझे पता चला कि मेरे अंडे कौन पीता है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ना नहीं, मैं तो आज कि कोई चोर मेरा सोना ना चुरा ले। जो भी मेरे साथ जाएगा मैं उसे अपना आधा